आ चुकी हूँ एक नया और मज़ेदार मांगा के साथ। जिनको रोमांटिक मांगा पसंद है बिल्कुल वैसे ही मांगा है गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इससे पहले एक शॉर्ट समरी मैं देना चाहूँगी। क्या होगा अगर एक आदमी जो कि हमेशा आपके सपने में आता है लेकिन आप उसका चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन उसका हर एक टच आप महसूस कर सकते हैं। आप डेस्परेट हो ये जानने के लिए आखिर वो इंसान कौन है, और एक दिन सच में वो इंसान आपकी रियल लाइफ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या वो सपने वाला इंसान आपको पहचान पाएगा? ये देखने के लिए बने रहिए हमारे स्टोरी के एंड तक, और कोई भी चैप्टर स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे ही चैप्टर काफ़ी मज़ेदार हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे, और ये लड़की बैकग्राउंड में कह रही थी आखिर मैं कहाँ हूँ, कहीं फिर से वही ड्रीम है, और ये मैन आखिर कौन है, मैं इसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ। इसका ये मस्कुलर बॉडी, जेंटल टच और ये पैशनेट स्वभाव, आखिर कौन हो तुम? प्रेजेंट में हमारी फीमेल लीड की आंखें खुलती है जिसका नाम है सियोन। वो उठ के सोच रहे थे क्या ये फिर से एक सपना था। हाँ पता नहीं, जब भी ये आदमी मेरे सपने में आता है मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मुझे एक गहरे अकेलेपन का महसूस होता है। मैं सोच रही हूँ आखिर वो इंसान है कौन। सियोन एक तस्वीर को आगे करती हुई सोचती है क्या यह हो सकता है कि यह आदमी सच में मेरे योंचन के फादर हों। हमें बैकग्राउंड की स्टोरी बताई जाती है। 4 साल पहले की बात है जब सियोन 30 साल की थी और वो यूएसए में पढ़ने के लिए गई थी। वो काफ़ी केयरफ्री फन लविंग स्टूडेंट थी, लेकिन एक दिन उसकी आंखें खुलती उसके भाई की आवाज़ से। उसे पता चलता है कि वह उस हॉस्पिटल के बेड में है। सियोन काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी कि वो यहाँ पर कर क्या रही हैं। उसका भाई परेशान होकर कह रहा था सियोन हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे, तुम वाशिंगटन के डीसी में कर क्या रही थी। ये बात सुनकर तो सियोन एकदम हैरान हो जाती है और कहते हैं डीसी, मैं तो कभी वहाँ गई ही नहीं थी। ये सुनकर सियोंग का भाई भी शॉक हो जाता है। नेक्स्ट दिन उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि सियोंग को उसकी पिछली मेमोरी याद नहीं है। 1 मंथ पहले क्या हुआ सियोंग को कुछ भी याद नहीं है। सियोंग को पता चलता है ये जून का महीना चल रहा है, जनवरी का नहीं। ये सुनकर तो सियोन और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था और वो सोच रही थी आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग ये क्या कह रहे हैं। उसका भाई सियोन का हाथ पकड़ कर कहता है सियोन तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें हमें बताना होगा इस बेबी का आखिर फादर कौन है ताकि हम इसके फादर को ढूंढ सके। सियोन जो कि पहले इतना शौक थी, ये बात सुनकर और ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है, और उसी इंसिडेंट के बाद से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। प्रेजेंट में सियोन कहती है पहले तो मेरे फादर और ब्रदर इस फैसले के अपोजिट थे, लेकिन मैं काफ़ी डिटरमाइंड थे इस चाइल्ड को रखने के लिए, क्योंकि नो मैटर व्हाट चाहे इसका फादर जैसा भी हो और ये जैसा भी देखता हो एट द एंड ये मेरा बच्चा है। मेरे चाइल्ड की प्रोटेक्ट करने के डिसीजन पर मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने योंचन के पति को ढूंढने का ट्राई तो किया था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मेरी मेमोरी भी अब तक वापस नहीं आई है, और इन सब के होते मुझे पता ही नहीं चला मेरा बच्चा अब 3 साल का भी हो गया है। सियोंग को टेक्स्ट आता है उसके भाई का जो कह रहा था 2 बजे तक हमारे फादर उनके डॉक्टर के साथ आ जाएंगे, और तुम्हारा सॉरी सियोन जो तुम इतना कुछ हैंडल करना पड़ा है। वैसे योंचन कैसा है? सियोन कहती है हाँ वो ठीक है, मैंने उसे हमारे आंट के पास छोड़ दिया है सियोल में, और जब हमारे फादर ठीक हो जाएंगे मैं उसे वापस ले आऊँगी। प्रेजेंट में सियोन कहती है हाँ सच में जब मैं योंचन को ब्रेथ देने वाली थी तब तो ये दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन अब देखो ये दोनों योंचन को मुझसे ज़्यादा ढूंढते हैं। अरे हाँ वैसे डैड अपने साथ डॉक्टर को क्यों ला रहे हैं? नेक्स्ट दिन में सियोन अपने भाई से पूछ रही थी वैसे यहाँ पे डॉक्टर क्यों आ रहे हैं। उसका भाई कहता है सियोन पता है डैड तो शायद उस डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, और मैंने सुना है कि डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और वो काफ़ी टॉल भी है, फिट भी और सिंगल भी। मैं बस ऐसे ही कह रहा था। सियोन को दिखाया जाता है जो कह रही थी उसे जब भी मौका मिलता है वो ऐसे ही मुझे टीज करता है। सुनिए मिस्टर पार्क, यहाँ पर कोई रिपोर्टर्स तो नहीं है राइट? मिस सियोन आप चिंता मत कीजिए, हमने वो सब कुछ हैंडल कर दिया है। ओह अच्छा, तो फिर ये तो मेरे लिए क्या रिलीव है। सियोन देखती है उसके पापा वापस आ चुके हैं और उसके पीछे वो आदमी भी आ चुका है, जिसे देखकर तो सियोन को कुछ होने लगता है। सियोन सोचती है आखिर कौन है ये, आखिर इसे देखकर मेरा दिल इतना दूर दूर से क्यों धड़क रहा है। तो यह है हमारी कहानी का मेन लीड डॉक्टर चोई, जिसका रियल नेम है सोहयुक।
हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा था, हे तो तुम अब तक यहाँ पर ही हो, मैंने सोचा तुम चले गए हो। सोयोंग कहता है, हाँ मैं बस जाने ही वाला था। दूसरा आदमी कहता है, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, तुम्हें एक मेजर कंपनी के चेयरमैन के साथ 4 साल के लिए उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक वेकेशन की तरह हो गया, काश मैं भी जा सकता तो मैं सारी लेडीज से भी मिल सकता। सोयोंग हंसकर कहता है, ओहो तो तुम यहाँ पर मुझे टीस करने के लिए आए हो, अब शांत भी हो जाओ, मैं बस अपने काम के लिए जा रहा हूँ। फिर वो आदमी सोयोंग को कुछ देते हुए कहता है, ये लो, मुझे ये तुम्हारे कॉल रूम से मिला, बाद में मुझे थैंक कर देना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है राइट। सोयोंग कहते हैं, ओह हाँ ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोयोंग को सोच रहा था, मैं जब कोरिया में वापस आ रहा था तो मैं थोड़ा नर्वस था, मुझे लग रहा था कि फिर से तुम्हारे पास भाग सकता हूँ। सोयोंग सोचता है कि कैसे एक लड़की ने उसे ब्रेसलेट देते हुए कहा था, पता है ये मैंने अपनी पर्स से लाया है। और सोयोंग कहता है, क्या ये ब्रेसलेट, जिससे कि सोयोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है काश मैं फिर से उस हैप्पी टाइम में वापस जा सकता, लेकिन उस जैसा मिरेकल कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं तुमसे फिर से मिल पाया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों तुमने मुझे बिना बताए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या हमारा एक साथ जो भी टाइम था वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम्हारा मुझे वो कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या वो सारी ही चीज़ें झूठ थे? इधर सोयोंग तो अभी भी काफ़ी हैरान लग रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे से हो क्या रहा है, इवन मेरे हाथ भी काफ़ी टिंगली लग रहे हैं। सुनिए मिस्टर पार्क, क्या यही इंसान मेरे फादर के डॉक्टर हैं? जी मिस योन बिल्कुल सही कह रही हैं। सोयोंग सोच रही थी, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये काफ़ी फैमिलियर लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हम पहले मिल चुके हैं। अरे नहीं, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मैं ऐसे किसी हैंडसम बंदे पर अभी मंत्रमुग्ध नहीं हो सकती, फादर अपसेट हो जाएंगे। तभी जल्दी से सोयोंग अपने फादर के गले लगकर कहती है, फादर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया, आप कैसे हैं? यहाँ पर सोयोंग को देखकर तो हमारा सोयोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। उसे सोयोंग में फिर से उसकी ही गर्लफ्रेंड दिखती है। वो कहता है, क्या ये इरिन है? इरिन? उनके फादर कहते हैं, डॉक्टर चुई ये मेरी यंगेस्ट डॉटर है। फिर कहते हैं, हेलो मेरा नाम है सियोन ली, मैं आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर चुई। जिसे ऐसे देखकर डॉक्टर चुई बहुत दुखी होकर कहते हैं, इरेन? ये नाम सुनकर तो उनको समझ नहीं पाते। जिसे ऐसे कंफ्यूज देखकर सोयोंग कहता है, मेरा नाम सोयोंग चुई है। फिर पीछे से सोचता है, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। उन दिनों हम हमेशा साथ में ही उठते थे और मैं तो कितने टाइम तक बस उसी के ही फेस को देखता रहता था। वो लॉन्ग हेयर, वो स्ट्रेट फोरहेड, वो सॉफ्ट राउंड शोल्डर, मैं उन्हें कैसे बोल सकता हूँ, ये डेफिनेटली इरेन है। लेकिन इस बात सोयोंग को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल सोयोंग को जानती तक नहीं है। इसलिए सोयोंग डिसाइड करता है कि वो खुद ही ये सब कुछ सोयोंग से पूछ लेगा। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन कह रहे थे सोयोंग से कि वो खुद ही सोयोंग को उनका विला दिखा दे। इधर सोयोंग को सब कुछ दिखा रहे थे और सोयोंग कंफ्यूज होकर सोच रहा था कि चल क्या रहा है। उसका हर एक गेस्टर और हर एक स्टेप बस उसे ईरान के ही याद दिला रहा है। लेकिन आखिर वो ऐसा एक्ट क्यों कर रही है जैसे कि वो उसे जानते तक नहीं है। तभी सोयोंग अपने हाथ से ईरान को रोककर कहता है, रुक जाओ ईरान, आखिर तुम कब तक ऐसा एक्ट करोगे कि तुम मुझे जानती नहीं हो? यहाँ पर तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ क्या, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सोयोंग कहता है, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम्हारे बिना जीना ऐसा फील करवाता है कि मैं सच में जी नहीं रहा हूँ। डॉक्टर, लगता है यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरे मुझे पता नहीं दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी सोयोंग के पास उसके बेटे का कॉल आता है। इस कॉल को देखकर तो सोयोंग एकदम से टूट ही जाता है। वो पूछता है, एक बात बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? सोयोंग कहते, हाँ ये बच्चा मेरा ही है। बस यही सुनने की देर थी। सोयोंग तो एकदम टूट जाता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए सोचता है, क्या इसका मतलब ये मेरी मैरिड है? यहाँ पर तो सोयोंग से परेशान देकर कहते हैं, डॉक्टर क्या बात है, क्या ठीक है? गाइस इन दोनों की नेम काफ़ी सिमिलर है तो बात करने में कंफ्यूज हो रही है मैं, इसलिए फ़िलहाल डॉक्टर को चो ही कहूँगी। तो बढ़ते एपिसोड में, तो डॉक्टर चो ही सोच रहे थे, ये इस लड़के का चेहरा देखा लगता है ऑलमोस्ट 4 इयर्स का होगा। इसका मतलब जिस टाइम में इरिन से मिला था और ये ऑलरेडी मैरिड भी है।
हाँ, सच में। सुनिए मिस सियोंग, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। ऐसे डॉक्टर चोई को इतना परेशान देखकर स्वयं सोच रही थी, आखिर वो इतना परेशान क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है उसे ऐसे देखना। आई विश मैं उसे कंफर्ट कर सकती, मैं उसके हाथों को होल्ड करना चाहती हूँ। मिस सियोंग, मुझे लगता है कि मैं रेस्ट करूँगा, तो क्या मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है? हाँ, वो वहाँ पर ही है। रुकिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। जगह के उसके साथ जाने लगते हैं, सोचते आ रही नहीं, मैं कुछ देर पहले क्या सोच रही थी। श्योर है ये कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन हम बस अभी अभी मिले हैं। मैं इससे पहले कभी किसी मैन में इंटरेस्ट नहीं ली हूँ कि चल कह रहा है। क्या मैं पागल हो रही हूँ? नेक्स्ट दिन में सियोंग उसे घर दिखा रही थी और कह रही थी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे डॉक्टर चोई, क्या मिस इरेन आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ, वो वोमेन है जिसे मैं प्यार करता हूँ। डॉक्टर चोई सोचता है, मुझे फीलिंग आ रहा है कुछ तो गलत है। अब इसलिए ये दोनों एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन ईरन ने कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन शो नहीं किया है। ईरन हमेशा ही मेरे आसपास कभी डरी सहमी हुई रहती, तो नर्वस भी, जैसे कि वो कुछ छुपा रही है और वो कुछ गलत कर चुकी है। ईरन जो कि एक विदेशी थी, क्या ये हो सकता है कि वही बिग कॉरपोरेशन चेयरमैन की यंगेस्ट डॉटर हो? 4 साल पहले की बात है, जब पहली बार डॉक्टर चोई हमारे ईरन से वहाँ पर मिला था और फर्स्ट साइट में उसे ईरन पसंद आ गई थी। और जब ईरन को एक लड़के ने पकड़ लिया था, तब डॉक्टर चोई ही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए चला गया था। जिसे प्रोटेक्ट करते हुए डॉक्टर चोई को वो लड़के चाकू से हमला कर देता है। कुछ देर बाद उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर हॉस्पिटल में ये दोनों आमने सामने मिलते हैं। सियोंग डॉक्टर चोई से जो कुछ भी उसने माफ़ी मांग रही थी, और फिर पहली बार ये दोनों एक दूसरे से वहाँ पर ही मिले थे। डॉक्टर चोई जो कि पहली नज़र में सियोंग को पसंद कर लिया था, और सियोंग जिसे खुद भी किसी के ऊपर डिपेंड रहने की नीड थी, तो वो दोनों बहुत जल्दी ही क्लोज आ गए और एक दूसरे के साथ रहने लगे। डॉक्टर चोई हमेशा ही सियोंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और सियोंग जो हमेशा ही थोड़ी गुमसुम सी रहती थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही हो, वो डरी सहमी सी रहती थी। लेकिन डॉक्टर चोई फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन डॉक्टर चोई के फ्रेंड जो है वो हमेशा डॉक्टर चोई के लिए कंसर्न दिखाते थे। वो कहते थे कि उन्हें सियोंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ से रहती है, कुछ भी नहीं। इसलिए डॉक्टर चोई को संभाल कर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर चोई ने उनको इग्नोर कर दिया। वो सोचा कि जब ईरेन खुद से कंफर्टेबल हो जाएगी, वो खुद ही उन्हें सब कुछ बता देगी, और उन्हें जो करना है वो है वेट करना। और एक दिन जब वो लोग पहली बार एक दूसरे के क्लोज आई, तब पहली बार जो ईरेन हमेशा रिजर्व रहती थी, उसने अपने फीलिंग्स को खोलकर डॉक्टर चोई के सामने एक्सप्रेस किया। डॉक्टर चोई को जो चोट लगी थी वो इसे लेकर कॉन्सर्न दिखा रही थी। डॉक्टर चोई ने उसे कंफर्ट किया। अब डॉक्टर चोई प्रेजेंट में सोच रहे थे, सच में ईरेन, लेकिन एक दिन तुम अचानक से वैनिश ही हो गई। 4 महीने तक हम लोग एक साथ रहे, लेकिन तुमने मुझे बिना कुछ कहे ही चली गई। मैंने अपना 4 साल स्पेंड कर लिया तुम्हें ढूंढने में। सच में, क्या तुमने मुझे सच में छोड़ दिया है ईरेन? नेक्स्ट दिन मैं स्वयं सोच रही थी, सच में मैं तो अभी भी काँप रही हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले कभी हैंडसम लड़का ही नहीं देखा। हाँ, मेरा हार्ट कभी भी इस तरह से बीट नहीं किया। नहीं नहीं सियोंग, अपने आप को संभालो, ये सब सोचने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इमोशन है सोचने के लिए। तभी सियोंग के पास एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करके वो कहती है, डोंगजोंग, अब बताओ क्या कहना है। सामने से वो लड़का कहता है, सियोंग कैसी हो, सुना है तुम्हारे फादर आ गए हैं। फिर सियोंग कहते हैं, हाँ, क्या तुम काम कर रहे हो? फिर वो लड़का कहता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर जेजू में अगर तुम भी होती तो अच्छा होता, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ सियोंग। तो कहानी में एंट्री हो चुकी है हमारे सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम है डोंगजोंग। सियोंग सोचते ही वही आदमी है जिसे के साथ रहने के लिए मैंने वादा किया है। हमें बैक स्टोरी बताई जाती है। सियोंग और डोंगजोंग एक दूसरे को मिडिल स्कूल से ही जानते थे। डोंगजोंग चेयरमैन जिन सियोंग का सेकंड सन था, जो अक्सर ही सियोंग के घर आता जाता रहता था। डोंगजोंग सियोंग से 3 साल बड़ा था, और इस बिजनेस वर्ल्ड में डोंगजोंग के साथ सियोंग थोड़ा बहुत ही क्लोज थी। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, तब उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि उस वक्त जब सियोंग का साथ इसके ब्रदर नहीं दे रहे थे, तब डोंगजोंग ने ही इयोनचन को रखने के लिए उसे सपोर्ट किया था। और उसी वक्त से डोंगजोंग सियोंग के साइड पर था, और वो किसी से भी ज़्यादा इयोनचन को केयर करता था। सियोंग ने कभी भी उसे एक मैन की तरफ पसंद नहीं किया, लेकिन जो उसकी ज़रूरत थी वो एक मैन की नहीं, इयोनचन के फादर की। और एक दिन आ गया जब डोंगजोंग ने सियोंग को प्रपोज किया। सियोंग उसने बता दिया था कि वो कभी भी डोंगजोंग की फीलिंग को रिटर्न नहीं कर सकती। डोंगजोंग की वो मान गया, और क्योंकि डोंगजोंग ने हमेशा ही सियोंग का साथ दिया, इसलिए सियोंग भी उसे मना नहीं कर पाई उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के अलावा।
प्रेजेंट में डोंगजुंग कहता है, योंग तुम सुन भी रही हो ना? ओ हाँ हाँ, कहो कहो क्या बात है? योंग मैं सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर जेजू में आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हारे फादर से मिल सकूँगा और हमारे एंगेजमेंट के बारे में बता पाऊँगा। योंग तो चिल्ला ही देते और कहते हैं, डोंगजुंग मैंने तुम्हें मना किया था ना हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंगजुंग कहता है, ओके ओके मैं समझ गया, चलो ठीक है, मैं काम ख़त्म होने के बाद योनचन के पास खेलने जाऊँगा और तुम्हें वीडियो कॉल कर दूँगा। तुम्हारा शुक्रिया डोंगजुंग, और हाँ योनचन के साथ ज़्यादा मत खेलना, उसे सुला देना। ऐसा कहके सियोंग कॉल रख देती है। सियोंग इस वक्त काफ़ी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो कहती है, हाँ चलो छोड़ो, अब मैं सो जाती हूँ, फिर ये सारा जो फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोयोंग मेट से पूछ रही थी कि उसके डैड कहाँ है। मेट से उसे पता चलता है कि उसके डैड डॉक्टर चोई के साथ मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए गए हैं, जिससे कि सोयोंग हैरान होती है क्योंकि उसके डैड अक्सर ये सब एक्सरसाइज की चीज़ें पसंद नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर चोई और सोयोंग के डैड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से मॉर्निंग वर्क कर रहे थे, जो देखकर सोयोंग सोचती है कि मेट ने कहा था कि डॉक्टर चोई के अराउंड उसके फादर थोड़े अलग रहते हैं। इधर सोयोंग डॉक्टर चोई को देखकर सोच रही थी, ये डॉक्टर कम एथलीट ज़्यादा लगता है और इसका हाथ भी बड़ा है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो जो मैन मेरे सपने में होता है उसका हाथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अरे अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? सियान के डैड उसे देखकर कहते हैं, अरे वो यहाँ पर आ गई लेकिन अब तक हमें मॉर्निंग भी विश नहीं किया। फिर जोई पूछता है, वैसे मैंने सुना है कि मिस सियोंग के पास एक बच्चा भी है, क्या उसके हस्बैंड जो है वो सियोल में ही रहते हैं? फिर सियोंग के डैड कहता है, नहीं सियोंग के पास कोई हस्बैंड नहीं है। डॉक्टर तो जरा हैरान होकर पूछते, ओह क्या वो तो फिर डिवोर्स ही है? उसके फादर उसमें भी मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर जी कहते हैं, ओह तो फिर आखिर उसका हस्बैंड है कहाँ? फिर सियोंग के फादर कहते हैं, असल में यहाँ पर उसका कोई हस्बैंड नहीं है। कुछ देर बाद सियोंग के पास जाकर कहते हैं, अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आप मेरे फादर का इतना ख्याल रख रहे हैं, क्यों ना मैं घर के अंदर जाकर आप लोगों के लिए कॉफ़ी दे दूँ? फिर उसके फादर कहते हैं, बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथ का कॉफ़ी नहीं पी, चलिए डॉक्टर जी हम भी घर के अंदर चले जाते हैं। फिर सियोंग उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। फिर सियोंग के फादर कहते हैं, वैसे आप इतने सरप्राइज़ क्यों लग रहे हैं? ये इतना आने जल तो नहीं है इस डेट पर मैरिज के पहले बच्चे का होना? डॉक्टर जो कहते हैं, हाँ आप सही हैं। वैसे चेयरमैन अगर आप माइंड ना करके मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर मिस सियोन के हस्बैंड दिखते कैसे थे? फिर सियोंग के फादर कहते हैं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्योंकि सियोन ने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। जो ही सोचता है उनके पास ये सब ना बोलने का कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। मैं बेट लगा सकता हूँ वो में ज़रूरी कोई क्रश होगा जो कि लायक ही नहीं है मिस सियोंग के याद करने के लिए। मैंने तो सोचा था कि रिच फैमिली के यंगेस्ट डॉटर होने के लिए आते उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ होगी, लेकिन देखकर लगता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी हार्डर है। मिस सियोंग जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और चेयरफुल लग रही है, वो ईरन की तरह ज़रूर दिखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बस यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं उनसे नजर नहीं हटा पा रहा। डॉक्टर चोई को कंटिन्यूसली सियोंग का ऐसे घूरते हुए देखकर सियोंग के फादर के दिमाग में खिचड़ी पकते हैं और वो सियोंग को डॉक्टर चोई को बाहर घुमाने के लिए कहते हैं। सियोंग कहती है, फादर मैं घुमा तो दूंगी, लेकिन वो इतने सुबह आपके साथ घूम रहे थे, वो ज़रूर अभी थक गए होंगे। वो मन में सोच रही थी, कल रात से ये चीज़ें हमारे बीच थोड़ी ऑकवर्ड भी है, तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। तभी डॉक्टर चोई आगे आकर कहते हैं, मिस सियोंग अगर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो क्या आप मुझे बाहर घुमा सकती हैं? नेक्स्ट में ये लोग बाहर आ चुके थे। डॉक्टर चोई तो हमारी सियोंग को ही देख रहा था। इधर सियोंग सोच रही थी, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि उसने ही कहा कि मैं उसे बाहर घुमा दूँ, लेकिन अभी चीज़ें हम दोनों के बीच अभी भी काफ़ी ऑकवर्ड है, पता नहीं क्यों। तभी सियोंग पीछे घूमकर डॉक्टर चोई से कहती है, अब सुनिए मेरे डैड की तरफ से मैं वो बस ऐसा कहने ही वाली थी, तभी एक बड़ा सा हवा का झोंका आता है जिससे कि वो पीछे गिरने लगती है। तभी डॉक्टर चोई भी बड़े रोमांटिक अंदाज से हमारी सियोंग को बचा लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? सियोंग जल्दी से पीछे तो कहती है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना। अरे नहीं मैं पता नहीं आज इतनी क्लमज़ी क्यों एक्ट कर रही थी। डॉक्टर जो कहते हैं, सुनिए मुझे कल के लिए माफ़ कर देना मेरे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा फिर से कभी भी नहीं होगा। डॉक्टर जो तो वो ही करने लगता है। सियोंग कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप कल ट्रायर थे तो ये समझा जा सकता है। जो ही सोचता है, मैं टर्न में कितना भी ट्राई कर लूँ यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं ईरन को रिकॉग्नाइज ना कर पाऊँ। कुछ देर बाद सियोंग कहते हैं, वैसे मैं पिछले बार पूछने वाली थी कि डैड तो काफ़ी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो मैं वरीड हूँ कि वो कब अपना ये मेडिसिन लेना बंद कर पाएंगे। जो कहता है उन्हें अपनी पूरी लाइफ ये मेडिसिन लेना ही होगा, जिससे कि तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, कहते क्या पूरी लाइफ लेना होगा? जो कहता है हाँ, क्योंकि उनके अभी एज हो चुके हैं तो उन्हें ये मेडिसिन तो लेना ही होगा। वो 2-4 मेडिसिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन अपनी
बाकी ज़िंदगी उन्हें मेडिसिन लेते रहना होगा। ये सुनकर तो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने लिप्स को बाइट करने लगती है, जो कि जोई भी नोटिस कर लेता है और वो सोचता है नहीं फिर से ये सेम हैबिट ईडन के पास भी थी। जब भी वो ऐसे वरीड होती थी तो ऐसे ही अपने लिप्स को बाइट करती थी, तो क्या ये हो सकता है? ऐसा सोचकर वो सियोंग के लिप्स को टच करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पर उनके लिए हूँ ही ना, तो तुम अपने चिंता को साइड में रख दो, क्योंकि जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतना ही अपने लिप्स को बाइट करने लगोगे। ऐसे जोई की अचानक एक्ट से तो सियोंग अंदर से एकदम हिल जाती है और ब्लश करते हुए जोई को दूर ढकेल देकर बाहर से भागने लगती है। पीछे से जोई सोचता है अरे नहीं, मैंने फिर से गलती कर दी, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बार बार मुझे ईडन की याद दिला देती है। इधर सियोन जो घर आ चुकी थी, उसका डैड कहता है हे तुम आ भी गई, क्या कुछ हुआ है सियोन? इधर सियोन तो अपना मुँह ही छुपा रही थी। इधर सियोन तो काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी, सोची थी हाँ आखिर ये क्या था। मैं काफ़ी सरप्राइज हो गई क्योंकि वो अचानक से मेरी क्लोज आ गया। एक मिनट, कहीं वो मुझे फिर से ईडन तो नहीं समझ रहा था ना? सियोन तो अपना मुँह ही फुला लेती है और कहती है हाँ ये समझ सकती हूँ कि मैं हम दोनों एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन क्या ये रूड नहीं है कि बार बार मुझे किसी और पर्सन के साथ मिस्टेक कर लेना? वो मुझे काफ़ी फनी फील करवा रहा है, इवन तो उसके एक्शन ऐसा करना नहीं चाहते। हाँ चलो छोड़ो, वो जल्दी ही अपने स्टेट वापस चला जाएगा, फिर ये सब मैटर नहीं करेगा, और तब तक के लिए मुझे बस उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, यही बेस्ट होगा। मुझे अपने आप को संभालना होगा, अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल करना हो, जो कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन खाने का दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। स्वयं वहाँ से एक्सक्यूज़ कर जाने लगती है। फादर पूछते हैं डॉक्टर जोई क्या स्वयं के साथ कुछ हुआ है? जोई तो अपना सर पकड़ लेता है, कहता है हाँ शायद मैंने कुछ गलत कर लिया है उसके साथ। फादर कहते हैं हो वेल तुम लोग तो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते ना, तो जाओ उससे माफ़ी मांग लो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो। जोई भी एकदम ऑबिडेंट बनते हुए मान जाता है। फादर सोचते हैं मैंने तो सोचा था कि मैं इन दोनों को सेट कर दूंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर जोई पसंद है, लेकिन लगता है इतना ईजी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में जोई तो नॉक नॉक करने लगता है हमारी स्वयं के दरवाजे पर। अंदर से कोई आवाज़ ना पाकर जोई सोचता है कि वो अंदर नहीं है या फिर बस मुझे अवॉइड करी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उससे ज़रूरी माफ़ी मांगनी पड़ेगा। फिर वो दरवाज़ा खोलकर सियोन को बुलाने लगता है। वो देखता है सियोन तो सो रही है, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत की सांस आती है। वो देखता है सियोन का ब्लैंकेट भी नीचे गिरा हुआ है। फिर वो खुद से ही सियोन को ब्लैंकेट उड़ाने लगता है। सियोन तो अभी कुछ अलग ही आवाज़ें कर रही थी और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसे ऐसे देखकर तो जोई ब्लश करने लगता है और पीछे मुड़कर सोचता है आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। मैं उसे टच करना चाहता हूँ, मैं उसे बाहों में लेना चाहता हूँ, उसके हर एक सांस को महसूस करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी भी किसी भी वुमन की तरफ ऐसे नज़र नहीं दी ईरन के अलावा। आखिर मेरी बॉडी क्यों उसे देखकर रिएक्ट कर रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मुझे सियोन को उठाना ही होगा। सियोन क्या तुम ठीक हो? इधर सियोन तो अलग ही सपने देख रही थी। वो फिर से अपने सपने में उस आदमी को देख रही थी जो कि इस वक्त काफ़ी उसके करीब था। वो सोच रही थी फिर से ये आदमी, लेकिन मैं उसके फेस को नहीं देख पा रही हूँ। उसका हर एक टच मुझे फील हो रहा है, उसका हर एक सांस मुझे फील हो रहा है, उसका ये ब्लैक हेयर, लेकिन मैं तुम्हारे फेस को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? आखिर कौन हो तुम? बस यही सोचते ही उसके सामने डॉक्टर जोई का फेस आ जाता है। वो तो धड़ाम से नींद से जागती है। जोई कहता है सियोन तुम ठीक तो हो ना? तुम तो कभी स्वेट हो चुकी हो। सियोन जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा हफ रही थी, वो सोचती है क्या क्या ये डॉक्टर जोई था? आखिर ये डॉक्टर जोई की तरह क्यों दिख रहा था? अपने 4 साल तक मैंने इंतज़ार किया इस फेस को देखने के लिए, लेकिन अब ये बिना वार्निंग की मेरे सामने आ गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते होंगे, या फिर डॉक्टर जोई ने मुझे जगाया था ना, इस वजह से मैंने उन दोनों को देख लिया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं खुद ही डॉक्टर जोई से अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। यहाँ पर जोई कहता है सियोन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हारे घर पे आ गया। मैं ज़रूर काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा। सियोन हड़बड़ा कर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वो सोचती है अनकम्फर्टेबल के अलावा भी कुछ और ही लग रहा था। वो शांत होते ही कहती है मैं बस सरप्राइज हो गई थी और कुछ नहीं, वैसे मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है। जोई कहता है माँ अभी इस वक्त अच्छा लग रहा है। फिर जोई उनके सामने नील डाउन होते कहता है मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम मुझे ऐसे कभी अवॉइड नहीं करोगी राइट? सियोन भी स्माइल करते हुए कहता है मैंने कभी तुम्हें अवॉइड नहीं किया। इधर अपने फादर तो अभी भी सियोन और जोई के बारे में ही सोच रहा था कि इन दोनों का कुछ सही भी हुआ या नहीं।
एक्शन में सियोन डॉक्टर चोई से पूछ रही थी कि वो कब सोने जाएंगे। चोई कहता है नहीं, मैं अब नहीं सोने जाऊँगा क्योंकि मेरा टाइम अभी भी फिक्स नहीं हुआ। वैसे में सियोन क्योंकि अभी डे टाइम की तरह फील करवा रहा है, लेकिन फिर भी आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। सियोन कहती है नहीं, एक बार जब मैं नींद से उठ जाती हूँ तब सोना नहीं चाहती। वैसे इसके लिए मैं किसी को थैंक ज़रूर कहना चाहूँगी। वो इनडायरेक्टली चोई को ये सब कह रही थी। चोई भी ये समझ कर कहता है अरे नहीं, मैंने शायद फिर से कोई मिस्टेक कर दिया है, मुझे माफ़ करना। सियोन शर्मा कर कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, अब जब मैं उठी गई हूँ और आपके लिए भी ये काफ़ी लॉन्ग नाइट है क्योंकि आपके स्टेट के टाइम डिफरेंस के हिसाब से, तो क्या आप मेरे साथ टी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर होता है एपिसोड ख़त्म। गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि जल्द से जल्द अब तक वो मज़ेदार स्टोरी आ सके। अच्छा कृष्णा, बाय, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।